दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का नवनीत जेएमएच चैनल में और मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। तो चलिए आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई तमाम खबरें जो निकल कर आ रही हैं उन पर प्रकाश डालते हैं और सिलसिलेवार आपको एक के बाद एक खबर हम बताते हैं। पहली बड़ी खबर जो हमें प्राप्त हो रही है, कहीं ना कहीं आपको बता दें, आंगनबाड़ी में बहाली के लिए बुलाई गई आम सभा में मारपीट का मुद्दा हुआ है और इस मारपीट में एक जो है गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। खबर कहाँ की है? बिहार राज्य की खबर है और पटना से आ रही है। आपको बता दें पटना के सिमरी से आ रही है। दरअसल मामला क्या था, पहले मामला जान लीजिए। आपको बता दें गुरुवार को रामदास के डेरा ओपी क्षेत्र के राजापुर पंचायत में आंगनबाड़ी कर्मियों की भर्ती के लिए पंचायत द्वारा आम सभा आहूत यानी कि बैठक की गई। आपको बता दें आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में सीडीपीओ कार्यालय से प्रवेशिका उषा देवी की प्रतिनियुक्ति की गई थी और बैठक के दौरान पंचायत के मुखिया का भाई जामवंत यादव अपने रसूख का प्रयोग करते हुए पत्नी के पक्ष में निर्णायक फैसला मनवाने के दबाव में था। आपको बता दें जिसका विरोध अन्य उम्मीदवारों ने किया। इसी बात को लेकर तू मैं हो गई और मामला धीमे धीमे देखते देखते मारपीट में तब्दील हो गया। मारपीट के बाद दौरान बेनीताल के डेरा गांव निवासी घनश्याम यादव को चोटें भी आई हैं। आपको बता दें घायल को स्थानीय स्तर पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरी था वहां पर ले जाया गया और लेकिन घायल का जो डॉक्टरों ने उपचार किया उस डॉक्टरों के अनुसार घायल की हालत जो है चिंताजनक बनी हुई है और इसी वजह से उसको रेफर किया गया है। आपको बता दें पीड़ित व्यक्ति ने जानकारी दी है कि आंगनबाड़ी कर्मियों की भर्ती में व्यापक रूप से धांधली की प्रक्रिया चल रही है और आपको बता दें जिससे विभागीय पदाधिकारियों की भी संलिप्तता है। वाकई में कमाल हो गया। वैसे तो आंगनबाड़ी कर्मियों की भर्ती सिंपल तौर पर इंटरव्यू देना पड़ता है, यानी कि इंटरव्यू नहीं साक्षात्कार होता है। किसी प्रकार के सवाल ज़्यादा नहीं पूछे जाते, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे जाते हैं और फिर उनको नौकरी दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी की वैकेंसी में सिर्फ अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और इसी के चलते ये सब सिस्टम हुआ है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा पीड़ित खुद कह रहा है। आपको बता दें इस संबंध में ओपी प्रभारी विष्णुदेव कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, टीम को भेजा गया है, छानबीन हो रही है। पुलिस ने मामले में किसी भी दोषी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस रटाया बयान अपना कह रही है और कह रही है कि शीघ्र ही सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मामला आरोप प्रत्यारोप का है। पुलिस को निश्चित तौर पर गहनता से जांच करने की ज़रूरत है और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। क्या कहते हैं कमेंट बताइएगा। अगर आंगनबाड़ी जैसे पदों पर इस तरीके से धांधली होने लगेगी तो ये समझा जा सकता है कि जो बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ निकलती हैं जो राज्य कर्मचारी की होती है, केंद्रीय कर्मचारी की होती है, तो इनमें कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता होगा। चूँकि आपने मध्य प्रदेश में देखा, भोपाल में कितने बड़े पैमाने पर अधिकारियों ने खाऊ कमाऊ नीति के चलते करोड़ों रुपए डकार गए आंगनबाड़ी कर्मियों के। कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार कह रही है कि हम विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को लेकर पार्टी को घेरेंगे और भाजपा को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इससे हानि होगी, क्योंकि आंगनबाड़ी कर्मियों का ये मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है मध्य प्रदेश में। और आपको बता दें 100, 500, 1000, 2000, 5000 की बात नहीं, यहाँ पर करोड़ों की बात है और अधिकारी डकार गए करोड़ों और उन्होंने आवाज़ भी नहीं लगाई। कहीं ना कहीं आंगनबाड़ियों का हिस्सा था और आंगनबाड़ियों का हिस्सा अधिकारियों ने लिया। कहीं ना कहीं आपको बता दें ये हिस्सा बल्कि आंगनबाड़ी कर्मियों को मिलना चाहिए था, कंप्यूटर सहायकों को दे दिया। और ऐसा ही अब देखिए यहाँ पर दूसरा मामला हम आपको बता रहे हैं बिहार से है, जो यहाँ पर सिर्फ आंगनबाड़ी जो मानदेय कर्मी की भर्ती है यहाँ पर भी कितनी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। खैर चलिए अगले राज्य चलते हैं, आपको बताते हैं अहम खबर। आपको बता दें बिहार के मुजफ्फरपुर से ही दरअसल दूसरी खबर हमें प्राप्त हो रही है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को जो धरना प्रदर्शन चल रहा 17 सूत्री मांगों को लेकर वो ख़त्म कर दिया गया। दरअसल ख़त्म इसलिए भी कर दिया गया क्योंकि आपको मालूम होगा कि बिहार में आचार संहिता लागू हो गई है और आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और किसी प्रकार के कोई भी राजनीतिक पार्टी जुलूस नहीं निकाल सकती है। और अगर ऐसा करती है तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है और उस उल्लंघन में उनके विरुद्ध बड़ी से बड़ी कार्रवाई और कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है। इसी कारण से आंगनबाड़ियों का जो धरना प्रदर्शन है आखिरकार अनिश्चितकालीन था धरना प्रदर्शन, यानी कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहता। लेकिन धरना प्रदर्शन को समाप्त कर दिया गया। कारण क्या है? आचार संहिता लग गई इस वजह से। लेकिन आंगनबाड़ियाँ कह रही हैं कि उनमें आक्रोश खत्म नहीं हुआ है, प्रतिवाद दिवस के रूप में मनाया है। इसका मतलब ये हुआ है कि उन्होंने मजबूरी बस धरना को समाप्त किया चूँकि आचार संहिता लगी, लेकिन उनका आक्रोश कम नहीं हुआ है। आपको जानकारी देने जाते आगे बढ़ने से पहले कि जो बिहार में
आंगनबाड़ी बहनों का 300 रुपये बढ़ाया गया जो 2021 में लागू होगा। नीतीश सरकार ने अपना सिर्फ ऊँट के मुंह में जीरा बराबर खेल कर लिया और सिर्फ मौखिक तौर पर कैबिनेट में बैठक करा के 300 रुपये सिर्फ मात्र बढ़ाए हुए, जो नाकाफ़ी है आंगनबाड़ी बहनें कह रही हैं। और आपको बता दें, मौखिक तौर पर तो बड़े बड़े वादे करते कि आंगनबाड़ी बहनों के बहुत ही दुख दर्द समझ रहे हैं, हम आपके हज़ारों लाखों में बहुत ही दुख दर्द समझ रहे हैं, हज़ारों लाखों का बीमा करेंगे, आपको अन्य सुविधाएं देंगे, फलाना फलाना सब कुछ कह देते चुनाव के समय। लेकिन जब जीत जाते हैं तब कैसी स्थिति देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये देखने को हमें भी मिल रहा है। हमने आपको कल एक खबर दिखाई थी JMH न्यूज़ चैनल में, अगर नहीं देखी तो कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, देख लीजिए। उसमें हमने सच्चाई खोली थी उत्तर प्रदेश की सरकार की, जो अभी वर्तमान में काम कर रही है। चुनाव से पहले कितने बड़े बड़े वादे किए थे आंगनबाड़ी बहनों से, लेकिन 120 दिन में वादा क्या हुआ, हवा ही निकल गया। अब 120 दिन कब पूरे होंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के, वो आंगनबाड़ियाँ इंतजार कर रही हैं। उस खबर को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, लिंक में आपको जो कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। खैर, अगली खबर आपको बता देते हैं। आंगनबाड़ी वर्करों ने सरकार की अर्थी निकाली। मतलब शब्द तो ये बहुत ही कड़वा है, लेकिन क्या करें, कहना पड़ रहा है। उसका रीज़न भी है, आंगनबाड़ी जो वर्कर है उनको शौक़ नहीं है किसी भी सरकार की या फिर किसी राजनीतिक दल की अर्थी निकालने का, लेकिन ये प्रदर्शन होते हैं जो लोकतंत्र में कई तरीके के प्रदर्शन होते हैं जो अलग अलग हिसाब से होते हैं। कोई अर्थी निकालता है, कोई पुतला जलाता है, या फिर विभिन्न तरीके से पुतला जलाता है, अर्थी निकालता है, दोनों कार्यक्रम होते हैं। तो विरोध करने का नया तरीका, कल हमने आपको पंजाब से एक खबर दी थी, वहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मियों ने आरोप लगाए थे कि जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति का मकसद ये है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र को बंद करना और नई शिक्षा नीति के तहत जो शिक्षक है उनकी भर्ती करना, या फिर आंगनबाड़ी कर्मियों के केंद्र को बंद करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आंगनबाड़ियों को हटाया जाना। ये आरोप आंगनबाड़ी पंजाब की लगा रही हैं। इसके विरोध में भी उन्होंने जो वहाँ का प्रशासन है दरअसल पंजाब का, उसकी जो प्रतियाँ जलाई थी। आपको ये भी बता दें, दरअसल नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान किया गया बड़ा ही पेचीदा प्रावधान है। चूँकि अभी आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, एक मानक निर्धारित है कि कितने कैंडिडेट के बाद आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए। तो अगर प्राथमिक विद्यालयों में आंगनबाड़ी कर्मियों को शिफ्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक प्राथमिक विद्यालय में बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र आ जाते हैं। गांव की अगर बात की जाए तो गांव में तो ऐसा होता है कि उसमें तो आपके प्राथमिक विद्यालय अलग से बने होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि शहर में जो आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, आप देख रहे हो कि कितनी आबादी में कितने केंद्र संचालित हो रहे हैं, और ऐसे में अगर एक स्कूल में अगर आंगनबाड़ी कर्मी को रख दिया जाएगा, वहाँ पर बच्चे आने लगेंगे, तो निश्चित तौर पर इतने सारे जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं वो सब बंद हो जाएंगे। इसको लेकर आंगनबाड़ियों ने मुद्दा उठाया। उसका रीज़न क्या है, इसको रीज़न भी आपको बता देते। दरअसल रीज़न ये भी है क्योंकि बिहार सरकार ने भी कहा था कि, और अभी MP सरकार ने भी कहा है। आप लोगों को हम लगातार अपडेट देते हैं, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाना है। आपको काम की खबरें, सिर्फ हम आपको खबरें ही नहीं बताते, आपको विश्लेषण भी देते हैं, आपको मतलब भी बताते, अर्थ भी बताते क्या होने जा रहा है और किस तरीके से आपको तैयार रहना चाहिए पहले, क्योंकि सरकार की सोच और नीति अलग अलग होती है। मतलब सोच का मतलब कुछ दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ठीक है। इस तरीके से राजनीति चलती है, वो समझना आपको भी चाहिए। और राजनीति में सब कुछ जायज़ होता है, तो यही जो नेता हैं चरितार्थ करते हुए दिखते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले कुछ कहते हैं, चुनाव के बाद कुछ करते हैं, और चुनाव के बाद कुछ करते हैं और चुनाव से पहले कुछ कहते हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार चल रही, सभी के साथ ऐसा होता है, पार्टिकुलर किसी पार्टी विशेष पर नहीं कहूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पंजाब दोनों जगह अपोजिट पार्टियां हैं, लेकिन हालत आंगनबाड़ी कर्मियों की कहीं ठीक नहीं है। तो वहाँ पर भी प्रतियां जलाई जा रही हैं, यहाँ पर भी पुतला जलाया जा रहा है, यहाँ पर भी विरोध हो रहा है, वहाँ पर विरोध हो रहा है। खैर, सवाल ये आता है कि जो आंगनबाड़ी के शहर में संचालित हैं, कहीं ना कहीं आंगनबाड़ियों का ये आरोप है, संगठनों का ये आरोप है, कहीं ऐसा ना हो कि इन केंद्रों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि शहर में बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र बने हुए हैं। पंजाब में आंगनबाड़ी बहनें मांग कर रही हैं जो केंद्र चल रहे हैं पहले के तरीके से वो चलने दी जाए और प्री प्राइमरी में उन्हें ना जोड़ा जाए, और इसी कारण से बहुत दिन से वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और यही मांग प्रमुख तौर पर रखी जा रही है। फिर उसके बाद वेतन और मोबाइल की मांग है, और इसको लेकर आप थोड़ा गैस करिएगा। इतने सारे आंगनबाड़ी केंद्र शहर में चल रहे हैं और प्राथमिक विद्यालयों में क्या सभी आंगनबाड़ी कर्मियों को जोड़ दिया जाएगा? बात यहाँ पर मैं शहर की कर रहा हूँ, सिर्फ गाँव की बात नहीं कर रहा हूँ। सभी आंगनबाड़ी कर्मियों को तो प्राथमिक विद्यालय में नहीं जोड़ा जाएगा। अभी आपने देखा होगा बिहार में एक सिस्टम आया है, नीतीश सरकार ने ऐलान किया है कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे कम होंगे उन आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये लंबी सोच, लंबी चाल है जो आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कराए जाने की नीति है। कहीं ना कहीं ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप संगठन वाले लगा रहे हैं और ये आरोप आंगनबाड़ी कर्मी लगा रहे हैं। उसका प्रमुख रीजन है क्योंकि इन लोगों ने जो एनालिसिस किया, समझा इस चीज़ को, क्योंकि सरकार इतने सारे आंगनबाड़ी केंद्रों का खर्चा क्यों उठाएगी और इतने सारे आंगनबाड़ी केंद्रों जिनमें
10-5 बच्चे आ रहे हैं, वो भी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, तो उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को ये मानदेय नहीं देना चाहते, उनको वेतन नहीं देना चाहते। उत्तर प्रदेश में सरकार रिटायरमेंट कर रही है। रिटायरमेंट की प्रमुख वजह आप लोगों ने शायद नहीं समझी, तो मैं बता दूं उत्तर प्रदेश में रिटायरमेंट की प्रमुख वजह ये है कि पहली चीज़ तो जो वेतन जा रहा है वो वेतन बंद हो जाए, और सबसे पहले यही स्टॉपेज लगाया गया। लगातार सचिव द्वारा जानकारी ली जा रही है कि आहरण प्रक्रिया यानी कि जो वेतन प्रक्रिया उस पर रोक लगाई गई है या फिर नहीं, तो ये लगातार मांग की जा रही है। जो 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी उनके वेतन पर तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि सरकार इस समय वेतन यानी रुपए देना नहीं चाहती है। वो सरकार के मंशा है कि रुपए ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और इसी कारण से प्राइवेटीकरण आपको देखने को मिल रहा है। वो कहीं रेलवे बेचा जा रहा है, कहीं एयरफोर्स बेचा जा रहा है, कहीं फलाना प्लेटफार्म बिक रहा है, कहीं आप देख रहे हैं कि लाल किला भी बिक गया। कहीं ना कहीं बेचने वाला सिस्टम जो है लगातार क्यों चल रहा है, इसको लेकर समझिएगा। क्योंकि बेचने का मतलब ये नहीं होता है कि परमानेंट हमने किसी को दे दिया, यानी कि किराए पर दे दिया। जब तक आप देख रहे हो बहुत सारी ट्रेनें प्राइवेट तौर पर चली हैं, और प्राइवेट तौर पर इसीलिए चली है ताकि उनसे सरकार किराया ले सके और सरकार को भरपूर फ़ायदा हो। और इसी कारण से सरकार चाह रही है कि सरकारी नौकरियां कम से कम दी जाएं, प्राइवेट ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। उससे ये होता है कि आप देख रहे हो सरकारी कर्मचारी जो होता है, या फिर आप शिक्षक को ले लीजिए, एक सरकारी टीचर जो होता है वो कितना बच्चों को पढ़ाता है, और एक प्राइवेट टीचर होता है वो बच्चों को कितना पढ़ाता है। क्यों बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं, क्यों माता पिता सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजना चाहते हैं? बल्कि आप देख रहे हो प्राइवेट स्कूल में 5,000 रुपये में टीचर पढ़ाता है, और सरकारी स्कूल में 50,000 मिलते हैं, लेकिन वहाँ की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। भरपूर पैसा खर्च किया, लेकिन सरकार चाहती है कि इन सबको प्राइवेट किया जाए, और यही सब प्रक्रिया अपना रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इसको लेकर और देश भर में इसको लेकर भरपूर विरोध हुआ। इसके बाद सरकार बैकफुट पर जरूर आई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी सुगबुगाहट और नीतियाँ यही हैं, और आंगनबाड़ियों को लेकर भी यही मुद्दा बना हुआ है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ियों का रिटायरमेंट हो रहा है। हमें एक जानकारी प्राप्त हुई है कि ये मामला फिर से कोर्ट में चला गया है, और 5 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होगी। आपको बता दें आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जो नेता है, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जो प्रदेशाध्यक्ष, इनके द्वारा जानकारी दी गई है कि यह मामला जो है कोर्ट में फिर से चला गया है, और 5 अक्टूबर 2020 डेट याद रख लीजिए, 5 अक्टूबर 2020 को इसकी सुनवाई होनी है। खैर सुनवाई हो, और मैं तो कहता हूँ कि भाई कोर्ट स्टे लगा दे फिर से, क्योंकि 62 वर्ष में आंगनबाड़ी बहनों का बहुत ज़ोरों शोरों से रिटायर किया जा रहा है, और अगर स्टे लग जाएगा तो कहीं ना कहीं ये रिटायरमेंट प्रक्रिया बंद हो जाएगी। कम से कम इस कोरोना काल में वो अपना घर तो चला सकेंगी। लेकिन यहाँ पर सरकार को भी सही मायने में देखना चाहिए कि आंगनबाड़ी बहनों का रिटायरमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर रिटायरमेंट उनको स्टॉप कर देना चाहिए था, या फिर स्टॉप नहीं कर सकते थे तो कम से कम उनको ऐसा कोई अंशदान या कोई ऐसी राशि दे देना चाहिए था कि उनका जो कुछ समय है कम से कम अच्छी तरीके से कट सके, और उनका भविष्य अच्छी तरीके से सुधर सके। इसको लेकर भी सोचना चाहिए था, लेकिन सरकार के कानों में कोई जू नहीं देगा और अपनी मनमर्जी चला रही है। तो खैर मैं तो अपील करूंगा माननीय न्यायालय से कि इस मामले पर गंभीरता से कार्य किया जाए, गंभीरता से अपने फैसले लिए जाए, क्योंकि बहुत सारे आंगनबाड़ी बहनों का जो परिवार है उनका भविष्य न्यायालय के फैसले पर डिपेंड है। खैर अगली खबर आपको बता देते हैं हम कि 2 सेविकाएं जो देर से आई उनका वेतन काट लिया गया, आंगनबाड़ी ऑफिस दूसरे भवन में शिफ्ट कर दिया गया। झारखंड के रांची से खबर मुझे दिख रही है, और आपको बता दें डीसी आदित्य कुमार आनंद ने केरेडारी प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचकर प्रखंड परिसर स्थित कई विभागों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बाल विकास परियोजना कार्यालय में आहूत मासिक बैठक सह ऑनलाइन प्रशिक्षण देर में पहुंची 2 आंगनबाड़ी सेविका देवंती देवी व सुजाता को एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दे दिया गया। साथ ही बाल विकास परियोजना कार्यालय का भवन जो है अत्यंत जर्जर होने की दिशा में डीसी ने कहा कि वीडियो को कि अविलंब इसको जो है ठीक ठाक कराया जाए, फिलहाल दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए जब तक ये भवन ठीक नहीं होता है। आपको बता दें प्रखंड मुख्यालय पहुंचते ही डीसी ने सबसे पहले प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया, ब्लॉक कार्यालय के कैशबुक की जांच की गई, मनरेगा योजना की समीक्षा की गई। इसके बाद कृषि विभाग के सिंगल विंडो केंद्र, बाल विकास परियोजना कार्यालय व FCI गोदाम का निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें इसी दौरान जो यहाँ की आपको बता दें 2 आंगनबाड़ी सेविका बताई जा रही हैं, इनका वेतन काटा गया है क्योंकि ये ऑनलाइन प्रशिक्षण में देर से पहुंची थी। वेतन भी बहुत कम मिलता है, सोचना चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत लापरवाही आंगनबाड़ी कर्मियों की है, क्योंकि जब आपके सीनियर अधिकारी आ रहे हैं थोड़ा समय से आना चाहिए। लेकिन
वेतन काटा गया है, एक कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं वेतन बहुत कम मिलता है, इसमें भी एक दिन का वेतन काट लिया जाए तो कहीं ना कहीं उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। हालांकि डीसी महोदय के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए बहुत कुछ है। खैर, अगली खबर आपको बता देते हैं। आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की बैठक हुई है बिहार के मधुबनी से खबर प्राप्त हो रही है हमें। आपको बता दें, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक जो है प्रखंड अध्यक्ष रीता कुमारी पांडे की अध्यक्षता में हुई है, जहां नई कमेटी गठन को लेकर जिला संगठन महासचिव बतौर प्रखंड अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव लाया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया है। तो खैर, ये तो इतनी खबर थी। अगली खबर आपको बता देते हैं। आशा, आंगनबाड़ी और एएनएम को प्रशिक्षण दिया गया है, क्योंकि 1 अक्टूबर से संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलना है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से खबर प्राप्त हो रही है। जनपद में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसको लेकर ब्लॉक वार कार्य योजना तैयार करने के निर्देश जो है सीएमओ ने दिए हैं। इसी क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवतीपुर पर डॉक्टर इमाम हुसैन सिद्दीकी की अध्यक्षता में ब्लॉक की आशा, आंगनबाड़ी और एएनएम को प्रशिक्षण दिया गया। और वहीं दस्तक अभियान में किस तरीके से जन समुदाय के बीच में जाकर लोगों को जागरूक किया जाना है, उसके बारे में भी बताया गया। तो ये प्रमुख जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूँ। अगली खबर आपको बता देते हैं। गाय से जुड़ी हुई खबर है। आपको बता दें, इस खबर के बारे में आपको जानकारी है, लेकिन फिर भी अपडेट जो आ रही है वो आपको लेना चाहिए। और आपको बता दें, आगे बढ़ने से पहले तो अगर आपको खबरें हमारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाना मत भूलिए, साथ ही ऑल कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही आपको लाइक ज़रूर करना है, लाइक करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खबरें हम देने का प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर से खबर है। केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रीय पोषण माह में अति कुपोषित बच्चों के अभिभावकों को एक गाय उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने सभी जगह निर्देशित किया है अधिकारियों को कि वह अपने अपने क्षेत्रों में यह काम कराएं। कुछ अधिकारी जल्दी जाग जाते हैं निर्देश के बाद, कुछ अधिकारी देर में जागते हैं। तो शाहजहाँपुर में अब देर से जागे हैं और इन बच्चों को जो है अति कुपोषित बच्चों को गाय देने का फरमान का जो आया है उसका पालन कराने में जुटे हुए हैं। और 900 रुपये इस हिसाब से भी दिए जाएंगे और 30 रुपये के हिसाब से जो है 900 रुपये दिए जाएंगे महीने के हिसाब से। आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने कुपोषित बच्चों के परिवार को एक गाय निःशुल्क देने का आदेश जारी किया गया है। सरकार ने पशुपालन विभाग को निर्देशित किया है कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग में समन्वय स्थापित कर इच्छुक कुपोषित परिवारों को निराश्रित गौवंश उपलब्ध कराया जाए। साथ ही ये निर्देश दिए गए कि जिन कुपोषित परिवारों को निराश्रित गौवंश उपलब्ध कराया जाएगा, उन परिवारों के गौवंश के भरण पोषण के लिए 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 900 रुपये मासिक जो है दिए जाएंगे। तो ये जानकारी है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर आपको बता दें, राष्ट्रीय पोषण माह पर प्रदेश सरकार ने परिवारों एवं समुदाय को अधिक से अधिक पौष्टिक सब्जी और फलों के पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। दरअसल आपको बता दें, सरकार न्यूट्री गार्डन में अदरक, हल्दी, सहजन आदि पौधे लगाने को लेकर प्रोत्साहित कर रही है। यानी कि गाय तो दे ही रही, साथ ही अपील कर रही है कि आप अपने घर में एक एक पौधा जरूर लगाएं, उसका पालन पोषण करें और उसको बड़ा करें। और जब फल लगने लगेंगे तो उसका फ़ायदा लें, जब सब्जियां लगने लगेंगी तो उसका फ़ायदा लें। ये कहा जा रहा है, कुपोषण अभियान चल रहा है, सितंबर तक चलता है पूरा अभियान, और इस अभियान के तहत ये प्रक्रियाएँ जो हैं की जा रही हैं। और आपको बता दें, इस मामले में डिप्टी सीएमओ का एक बयान आया है। उनका कहना है कुपोषण अभियान के अंतर्गत आशा और आंगनबाड़ियों के साथ ही एएनएम को टीम में सम्मिलित किया गया है, जो अति कुपोषित बच्चों का चिन्हित कर उन्हें इलाज के लिए अस्पतालों में पहुंचाएंगी। प्रदेश सरकार ने अति कुपोषित बच्चों के अभिभावकों को एक गाय देने का भी डिसीजन लिया है, जिसके भरण पोषण के लिए 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे। आपको बता दें, इसमें भी कंडीशन है, आप इस गाय को बेच नहीं सकते हैं और इसी के साथ ही आप इस गाय को बेच नहीं सकते हैं, और अगर बेचा तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। और आपके पास पर्याप्त जगह भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास पर्याप्त जगह नहीं, आपने गाय ले ली और किराए के भवन में आप खुद ही रह रहे हैं, तो पर्याप्त जगह भी होना चाहिए। ये भी कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन के बाद आपको एक दुधारू गाय दे दी जाती है। खैर, ये तो आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई तमाम खबरें हमने आपको बताई, लेटेस्ट खबरें। और मिलते हैं आपसे नई और ताज़ा खबर में फिर से। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मानदेय को लेकर सरकार ने क्या ऐलान किया था जब चुनाव था, और आज क्या स्थिति है, इसको लेकर एक खबर हमने जेएमएच न्यूज़ चैनल पर प्रेजेंट की। उस खबर को अवश्य देखिएगा और लिंक आपको कमेंट बॉक्स से मिल जाएगी। मिलते हैं नए अपडेट में। नमस्कार।